हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जहां हम एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे जो कि क्लास 12 का है, जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और डेरिवेशन का नाम देख लीजिए, यंग के द्विक रेखा छेद के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यंग के प्रयोग को जान लेते हैं कि यंग का प्रयोग था क्या। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत लिया था। मान लेते कोई एक प्रकाश स्रोत है, यस ले लिया, मान ला कोई प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो इससे कुछ दूरी पर दो प्लेट उन्होंने लगा दिए। एक प्लेट लगा दिया, मान लेते हैं ये, और एक दूसरा प्लेट लगा लिया। मैं प्लेट का नाम दे दिया, लगभग एक ले लीजिए एम, दूसरा प्लेट का नाम ले लिया एन। जो दोनों प्लेट हैं एक दूसरे से जो कैपिटल डी दूरी पर स्थित है, ऐसा हमने मान लिया है। तो इससे देखिए, पहले प्लेट में उन्होंने दो छोटे छोटे छिद्र किए। एक छिद्र ये कर लिया, दूसरा छिद्र यहाँ पे। एक छिद्र का नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए S1, दूसरे का नाम दे दिया S2। अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो पहले वाले छिद्र से भी जाएंगी और दूसरे वाले छिद्र से भी जाएंगी। जो दूसरे पहले और दूसरे वाले छिद्र से यंग जो हाइगेंस ने बताया था कि यहाँ से दूसरी तरंगें निकलती हैं जो कि समान कला में दूसरे पर्दे पर प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो दूसरी तरंगें हैं वो कुछ इस प्रकार से पर्दे सेकेंड पर समान कला में एक ही बिंदु पर प्राप्त होती हैं, जो कि P है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए जो प्रकाश स्रोत के बीच से जो लाइन खींची होती है वो इसे केंद्रीय फ्रिंज बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज बोलते हैं इसको। देखिए, और ये देखिए, हम इन दोनों को, जो दोनों छिद्र के बीच की दूरी है उसे हम स्मॉल डी मान लेते हैं। और जो बिंदु P की दूरी है केंद्रीय फ्रिंज से, वो मान लेते हैं कि क्या है, यक्स है। तो ये तो हो गई कुछ हमारी फिगर। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको जो याद करने वाली चीज़ें हैं ये आप देख लीजिए कि इसमें फिगर में डेरिवेशन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस बिंदु P को इससे मिला लेते हैं तथा यहाँ से एक लंब खींच देते हैं। क्यों खींचा है मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लंब खींच दिया। लंब कैसे खींचा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक लंब खींचा जिसका नाम मान लेते हैं कि यहाँ पर A रख दिया, और S1 ये लंब है। इस तरह जो लंब हमने खींचा है ना, वो इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस तरह से हमने इस लंब को खींचा है। और हमें ये जो पथांतर है यानी S2A, ये हमें फाइंड करनी है। S2A ये बराबर में क्वेश्चन मार्क है, यही हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे देखिए, आपको डेरिवेशन में पता चल जाएगा। तो देखिए फिगर आपको तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिगर थोड़ा क्लियरली बना कर दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। देखिए फिगर मैंने बनाया है, क्या था फिगर, आपको फिगर समझ में आएगा। एक प्रकाश स्रोत है जिसे M और N दूरी पर दो पर्दे स्थित हैं। पर्दों के बीच की दूरी जो है कैपिटल D है। S1 से निकलने वाली प्रकाश की स्रोत M पर प्राप्त होती है, और जो केंद्रीय फ्रिंज O से X दूरी पर है। ये लिखना मैं भूल गया, मैं लिख देता हूँ अभी। यहाँ पे केंद्र फ्रिंज की जो दूरी है वो क्या है, X मीटर है। तो ये जो मैंने रचना किया है वो लंब खींचा है जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा देखिए, इसके बीच जो बनने वाला कोण होता है थीटा, वो इस वाले कोण के, थीटा कोण के बराबर होगा। इस तरह जो मैंने रचना की है। और ये वाला लंब है और इस त्रिभुज में ये भी लंब होगा। जो हमने लंब खींचा है वो लंब खींचा है। तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अगर देखिए ये फिगर बनाने के बाद आपको कुछ माना वगैरह लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे आपको। देखिए मैं उसको लिख कर पहले से रखा हुआ हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, माना एक प्रकाश का स्रोत S है। देखिए प्रकाश का स्रोत S है, जहाँ से निकलने वाली प्रकाश की तरंगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 पर प्राप्त होती हैं। दो रेखा छिद्र S1 व S2 पर प्राप्त होती हैं। S1 व S2 एक नए स्रोत का कार्य करता है। जैसे यहाँ से अब जो दूसरी तरफ निकलेगी तो एक नया स्रोत बन गया, यहाँ से नए स्रोत का भी कार्य करता है। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगे के अनुसार S1 व S2 से निकलने वाली तरंगे D दूरी पर स्थित, यानी देखिए कैपिटल D दूरी पर स्थित पर्दे N पर, पर्दे का नाम N है, N पर S1 व S2 के लंबार्धक, यानी देखिए इसके और इस S1 और S2 के लंबार्धक यानी सीधा लंबार्धक केंद्रीय फ्रिंज O से X दूरी पर एक बिंदु P है पर समान कला में मिलकर एक दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। तो ये था इसका मानने वाला। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है इसे आप ध्यान से देखिए। डेरिवेशन कैसे है, डेरिवेशन बहुत आसान है। बस अगर आपको फिगर याद हो गए और ये आप लिख लिए तो फिर डेरिवेशन तो बहुत ईजी है। चलिए डेरिवेशन हम करते हैं। डेरिवेशन कैसे है देखिए, स्टार्टिंग करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, S2A निकालना है। तो S2A को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए
यस टू ए को लिखने के लिए हम इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यस टू ए निकल जाएगा। जैसे कि हम लिखना चाहें यस टू ए, यस टू ए को मैं आपको रेड पेन से डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए एस टू ए, हमने एस टू ए निकालना स्टार्ट किया है। तो जो एस टू ए है वो कैसे निकलेगा, पूरे वाले पी यस टू पी से, यस टू पी यानी इस पूरे से ए पी को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए पी। देखिए हमने जो रचना की है वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि जो हमने रचना जो की है ना वो जो ए पी है वो यस वन पी के इक्वल है जो हमारे कंस्ट्रक्शन है। चूँकि हम लिख सकते हैं कि यस वन पी इज इक्वल टू ए पी, ये भी हम लिख सकते हैं आराम से। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम त्रिभुज दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं यस वन एस टू ए, लिखेंगे ट्रायंगल यस वन एस टू ए व ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, पी सी ओ, पी सी ओ, ये वाला पी सी ओ। तो ट्रायंगल पी सी ओ, आप देख रहे हैं कि क्या कि ये वाला जो कोण है थीटा, इस वाले कोण थीटा के इक्वल है और ये जो लंब है वो इस लंब के इक्वल है दूसरे वाले त्रिभुज, यानी कि इसके दो त्रिभुज के जो ट्रायंगल हैं वो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण इक्वल होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होता है, समरूप होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल यस वन एस टू ए व ट्रायंगल पी सी ओ क्या है, समरूप है, समरूप है। आपको एक प्रॉपर्टीज पता होगी समरूप की, यदि कोई भी ट्रायंगल समरूप होता है तो उनके जो भुजाएं हैं उनके अनुपात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यस वन एस टू ए में आप ध्यान से देखिए, यस वन एस टू ए में ये वाला जो कोण है थीटा वो क्या होगा, यस टू ए के इन दोनों को भुजा के इस यस थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, यस टू ए। तो हम लिख लेंगे एस टू ए। इसी तरह ये वाला थीटा देखिए इसके सामने कौन सी भुजा है, पी ओ, यानी हम इसके अपान में लिखेंगे क्या, पी ओ इक्वल। अब इसका लंब देखिए, इस छोटे वाले लंब के सामने कौन सी भुजा है, यस वन एस टू, तो लिखेंगे यस वन एस टू। अब इस वाले इस लंब के सामने की भुजा देखिए क्या है, पी सी, लिखेंगे पी सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बस सबका मान रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यस टू ए, यस टू ए ये तो हमें फाइंड ही करनी है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे। पी ओ, पी ओ कहाँ गया, पी ओ देखिए, पी और जो दूरी है ओ ये हमें पता है, जो दूरी क्या है यक्स है, तो हम यहाँ पे यक्स रख लेंगे। और क्या पी सी, देखिए पी सी दूरी हमें पता नहीं है। तो जो देखिए ये जो फिगर होती है बहुत छोटे लेवल में होती है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि जो पी सी दूरी है ये लगभग ओ सी के इक्वल होती है। उन्होंने ऐसा यंग ने बताया था। तो हम लिख सकते हैं चूँकि पी सी लगभग क्या है, इक्वल है किसके, ओ सी के। तो यहाँ से हमें ओ सी भी पता चल जाएगा क्या, डी। बस अब मान रख देंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि यस टू ए इक्वल टू यस वन एस टू, देखिए ये अपन लिख देते हैं। ये जो पी ओ है इसे रहने देते हैं, ये जो पी सी है, पी सी ये इक्वल लगभग किसके है, ओ सी के। लिख लेते हैं यहाँ पे ओ सी को रहने देते हैं। बस अब मान रख दीजिए, यस टू ए हमें फाइंड करना है और पी ओ के बीच की दूरी क्या है, यक्स है। यस वन व एस टू के बीच की दूरी जो क्या है, कैपिटल स्मॉल डी है। और जो ओ सी है वो कैपिटल डी है। यहाँ से हम यस टू ए निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे, यस टू ए इक्वल टू, हम यक्स को उधर भेज देते हैं, यक्स डी अपान कैपिटल डी। तो ये तो निकल गई, हमें ये जो दूरी थी वो निकल गई। अब हमें ये फ्रिंज की चौड़ाई नहीं है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, अगर हम दीप्त फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं तो लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए लिखेंगे, ये पथांतर है, ये जो पथांतर है क्या लिखेंगे, पथांतर, पथों का जो अंतर है वो क्या है, यस टू ए यक्स डी अपन कैपिटल डी। तो हम लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए क्या है, दीप्त फ्रिंज के लिए जो डेरिवेशन है लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको डेरिवेशन क्लियरली समझ में आ रहा होगा। दीप्त फ्रिंज के लिए जो चौड़ाई होती है पथांतर, यम लैम्डा होता है।
यम लैम्डा होता है, इसलिए जो ये पथांतर है और ये पथांतर को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे तो देखिए कैसे करेंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से हम कर देंगे यम लैम्डा बराबर एक्स डी अपान कैपिटल डी। यम इसको और इसको दोनों का पथांतर सेम है तो इसलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ से देखिए यम ये जो दूरी है ना वो यमवी दूरी है, यानी यहाँ पे जब यम रहेगा तो इसे हम यक्ष्यम लिखेंगे। यदि यहाँ पे अगर यम यन है तो यक्ष्यन लिखेंगे, जैसा भी नाम है वहाँ पे इस तरह यक्स को हम पुट करेंगे। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या एक्स को लिख सकते हैं एक्स एम है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एम। सॉरी गाइस दिख नहीं रहा आपको, देखिए एक्स एम है तो लिख लेंगे क्या एक्स एम, यहाँ पे एम था एम लिख दिया एक्स एम, और यहाँ पे डी है तो डी रहने दीजिए अपान कैपिटल डी। यहाँ पे एम लैम्डा है तो इसको इधर कर दीजिए, बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ से हम एक्स एम की वैल्यू निकाल लेंगे, मैं आपको थोड़ा साइड में करके दिखा देता हूँ। एक्स एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, एम लैम्डा ये डी ऊपर चला गया लैम्डा डी और स्मॉल डी को नीचे कर दीजिए, तो एक्स एम इज इक्वल टू एम लैम्डा डी अपन स्मॉल डी। तो ये हो गई दीप्तिफिंज की चौड़ाई, बट ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है। हम इससे क्या करेंगे, ये तो यमी दूरी थी, अभी हम इससे एक कदम और आगे की दूरी निकालेंगे और फिर दोनों में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यम अब यहाँ पे यम दूरी था, हम एक कदम आगे निकालेंगे, यानी यक्स यम प्लस 1v दूरी। यक्स यम प्लस 1v दूरी कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे यम के प्लेस पर लिख देंगे यम प्लस 1 और ये लैम्डा डी अपन स्मॉल डी रहने देंगे। ये समझ में आ गया आपको। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रिंज चौड़ाई हम लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई। अब यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा जो हमें चाहिए। फ्रिंज में चौड़ाई कैसे निकलेंगे, देखिए जो बड़ी वाली दूरी है उसमें से छोटी वाली दूरी को क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी यक्स यम प्लस 1 माइनस यक्स एम। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिख देंगे यम प्लस 1 लैम्डा डी अपान स्मॉल डी माइनस का इसको लिख देंगे एम लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। तो देखिए लैम्डा डी या स्मॉल डी, लैम्डा डी अपन स्मॉल डी दोनों में कॉमन है तो हम लिख लेंगे। फ्रिंज चौड़ाई को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो फ्रिंज चौड़ाई को डब्ल्यू से डिनोट करके लिख लेते हैं। यहाँ से लैम्डा डी अपन स्मॉल डी कर लेते हैं कॉमन, लैम्डा डी अपन स्मॉल डी कर लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा यम प्लस 1, यहाँ से माइनस का यहाँ से एक यम बच गया है। तो देखिए यम से यम क्या आ जाएगा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। अब ओवरऑल जो हमारा आंसर आया है फ्रिंज में चौड़ाई का वो डब्ल्यू इज इक्वल टू आया है क्या लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। तो यही है दीप्तिफिंज की चौड़ाई जो हमें ज्ञात करनी थी, जो हमें पूछा गया था। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, लगातार सेट में पूछा हुआ है और लगातार इसका डेरिवेशन एग्जाम में आ गया है। 5 से 5 नंबर में 3 नंबर में लगभग 3 नंबर से नीचे तो आने वाला नहीं है, तो इसलिए आप इस डेरिवेशन को जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप एक बार अगर थोड़ा ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।